नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए। बहुत ही कौतूहल भरा माहौल इस समय चल रहा है, ठीक है। और अभी तक जो सूचनाएं आ रही थी कि क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन होने जा रहा है, मुख्य परीक्षा में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में, या पूरा सिलेबस ही बदलने जा रहा है समीक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि उस समय मुझे कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिसके आधार पर मैं आपको जो है कोई स्पष्टता से चीज़ बता सकूं, ठीक है। तो वो उस समय की सिचुएशन थी। आज जो है चीज़ें आगे हैं, अपडेट्स बहुत सारे आ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2026 जिसका बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि कितने पदों पर नोटिफिकेशन आ सकता है और कब तक आ सकता है, परीक्षा कब तक हो सकती है, साथ में इसका जो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें अगर कोई बदलाव होने जा रहा है तो वो किस तरह का बदलाव है और किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इससे पहले मैं बता दूं कि समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए ये कोई पेड बैच नहीं है जिसका आप पीछे ऐड देख रहे हैं। हम YouTube पर, पहले भी मैं YouTube पर लगातार हिंदी पढ़ाता था। इधर जो है थोड़ा सा चीज़ें जो है जब से समीक्षा अधिकारी पर ग्रहण लगा, बाकी परीक्षाओं पे ग्रहण लगा, तब से चीज़ों की कंटिन्यूटी भंग हुई। अब मैं कल से जो है अपनी समीक्षा अधिकारी हिंदी, क्योंकि हिंदी आपको विधिवत तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, 60 में 60 नंबर लाने वाले अप्रोच से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपको मेरे पर विश्वास है, 60 में 60 अंक आप मेरे साथ लाना चाहते हैं जुड़कर, तो ये वीडियो सीरीज़ कल से YouTube पे शुरू होगी। और ये मैं बता दूं कि ये वीडियो सीरीज़ उन्हीं के लिए है जो लोग जो है हिंदी को बहुत ही गहराई से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सुपरफिशियल पढ़ना चाहते हैं कि आपने PYQ की बुक ले ली, क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर पढ़ लिया, थोड़ी बहुत व्याख्या हर बुक में लिखी रहती है वो पढ़ लिया और पलट लिया और सारे PYQs कर लिए, ठीक है, एक वो तरीका है, ठीक है। तो मैं उस तरीके से आपको नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब वो चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं तो उसको जो है पढ़ा के एनर्जी वेस्ट करने से, आपका समय वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं है। मेरा जो तरीका है, मैं आपको शब्द के आधार पर शब्द का पूरी व्याकरणिक शल्य चिकित्सा करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कोई भी प्रश्न PYQ का है, उसमें 4 ऑप्शन हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसका तर्कसंगत उत्तर तो आपको मिलेगा ही, उसके बारे में व्याख्या मिलेगी। फिर जो हमारे चारों ऑप्शन हैं, उन चारों ऑप्शन का हमको करना है पोस्टमार्टम। लेकिन ये पोस्टमार्टम कैसा होगा? ग्रामेटिकल होगा, यानी हम उसकी व्याकरणिक कोटि के आधार पर सभी का निर्धारण करेंगे। जैसे कि शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, उसका विशिष्ट अर्थ क्या है, क्या वो संस्कृत का शब्द है, हिंदी का है, देशज है, विदेशज है, अगर वो तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा, तद्भव है तो उसका तत्सम क्या होगा, क्या वो विशेष्य है या विशेषण है, अगर विशेष्य है तो उसका विशेषण क्या होगा, अगर विशेषण है तो उसका विशेष क्या होगा। उसके बाद उसकी वर्तनी शुद्ध है कि अशुद्ध है, अगर वर्तनी शुद्ध है तो ठीक है, अशुद्ध है तो उसकी क्या शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए, क्या वो एक अनेकार्थी शब्द है, उसके समानार्थी क्या होंगे, उसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अगर कोई भी प्रश्न विवादास्पद है जिसका आयोग ने गलत उत्तर दिया था तो उसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न ही अपने आप में गलत है तो उसके बारे में बताया जाएगा आपको। 5 प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर जितनी भी व्याख्या मैं बता रहा हूँ वो आपको जो है समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी। तो ये जो है, जो सुपरफिशियल पढ़ने के इच्छुक हैं या उनको लगेगा कि ज़्यादा व्याख्या पढ़ने से क्या फ़ायदा, उसमें बोरियत होने लगेगी, तो प्लीज़ उनके लिए नहीं है। जो लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक रिसर्च बेस्ड पढ़ सकते हैं, वो इस वीडियो को फॉलो करेंगे। कल से इसका वीडियो आएगा आपको जो है शाम को जो है 7 या 8 बजे का टाइम हम निर्धारित करेंगे, आपको पहले से टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। तो दोस्तों, अगस्त का जो ये महीना है जो शुरू होने वाला है, श्रावण मास है, इसी में आपका कल्याण होने वाला है, यानी अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है, सीएम फेलोशिप वाला जो मामला था वो सब करते हुए, और जो कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है उसका इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट का डिसीजन तो आने ही वाला है, वैसे भी अब उसमें कुछ बचा नहीं है, मैटर रिजर्व हो गया है, ठीक है। अगर पॉजिटिव निगेटिव जो भी इम्पैक्ट होगा उन बदलावों के साथ में वो जारी होगा। अगर कोई उसमें पेच फंसता है तो जो है कोर्ट के आदेशों के अधीन ये जो है विज्ञापन जारी होगा। जैसे पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ, जैसे अन्य परीक्षाओं के विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है, ठीक है। सीएम फेलोशिप को लेकर भी एक केस दाखिल हुआ है पीसीएस 2026 के नोटिफिकेशन पर, उस पर भी जो है सुनवाई जो है चल रही है। तो देखना है कि फेलोशिप वाला जो मामला है वो रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। तो उस पर भी जो है जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सब इसमें आएगा। लेकिन अगस्त के लास्ट तक आपको इसके बारे में मतलब पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसी नोटिफिकेशन में इसके सिलेबस के बारे में विवरण होगा कि सिलेबस में यदि कोई बदलाव है तो क्या है, ठीक है। अभी की ये स्थिति है कि सिलेबस अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बदलाव होगा तो वो शासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। शासन की अनुमति उसमें मिलना तय है, क्योंकि कोई ऐसा बदलाव नहीं है जो मतलब जिसको रिजेक्ट कर सके, या जो है इस पर कोई क्वेरी छोटी मोटी आएगी तो उसका जो है वो लोक सेवा आयोग स्वयं ही हल निकाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप बार बार पेपरों में निकल रहा है कि 428 पद तो कम से कम आने ही आने हैं। विज्ञापन आते आते ये संख्या 500 टच हो सकती है, 500 क्रॉस भी कर सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर नहीं जो करेंगे, लेकिन ये मानिएगा कि इस बार एआरओ के पद ज़्यादा होंगे, आरओ के पद कम होंगे, ठीक है, क्योंकि 2023 में जो है इसका उल्टा था। तो ये तो जो है हो गई नोटिफिकेशन की बात। और अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। अभी पाठ्यक्रम पे भी आते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में आपको जो है कुछ दिखा के समझाना है, इसलिए पाठ्यक्रम की बात इसके बाद करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम इसका 2026 में ही होगा, ठीक है। पीसीएस के बाद या पीसीएस के पहले कभी भी हो सकता है। आयोग जो है पूरा प्रयास रहेगा आयोग का कि इसका एग्ज़ाम 2026 में ही हो जाए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है। 2026 में इसका एग्ज़ाम कराने की भी तैयारी चल रही है। हर बात को बहुत खुल के नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इशारे को समझिए आप जो है। और नोटिफिकेशन की तैयारी तो बिल्कुल मतलब लगभग अंतिम चरण में है। केवल जो है ये सिलेबस का जो बदलाव है उसको मंजूरी मिलते ही, या तो मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी होगा उसके आधार पर जो है विज्ञापन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं जो लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी आती है, तो आप लोग हमारे अभ्युदय बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो अभ्युदय बैच है इसमें प्री मेंस की पूरी तैयारी एक साथ कराई जाती है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकाव की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। और नियमित रूप से टेलीग्राम में आपको टेस्ट दिए जाते हैं टॉपिक वाइज, और परीक्षा के पहले फुल टेस्ट भी आपको प्रदान किए जाते हैं। आप जानते हैं कि डिकोड एग्ज़ाम जो है उत्तर प्रदेश का एक मात्र ऐसा ऑनलाइन संस्थान है जिससे अब तक की 3 भर्तियों में हमने 75+ सिलेक्शन दिए हैं। किसमें? केवल और केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, बाकी परीक्षाओं की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये हमारी प्री के लिए पुस्तक और ये हमारी मेंस के लिए पुस्तक, जो सामान्य हिंदी और परंपरागत पेपर को एक साथ जो है कवर करने के लिए दोनों आपको जो है लेना चाहिए।
और ये दोनों ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। बाकी जितने भी लीडिंग बुक सेलर्स हैं आपके जनपद के, वहाँ भी आपको ये किताब मिल जाएगी। ठीक है। समीक्षा अधिकारी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसे गाइडेंस में तैयारी करें जहाँ पर जो है समीक्षा अधिकारी एक विशेषता के तौर पर रहा है हमारा। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं सचिवालय का रास्ता डिकोड एग्ज़ाम से होकर जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है हमारे अभ्युदय बैच से जुड़ सकते हैं। ऊपर आपको जो है नंबर्स दिए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने पिछले बैच में तैयारी की है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपको वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप केवल और केवल अगर आप चाहें तो प्रीलिम्स के लिए हमारी ये टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट लगभग जो है 10,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से ये पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब अभी के सिलेबस की बात करें। ठीक है, अभी का सिलेबस क्या है? अभी का सिलेबस जो है आपके सामने है। ठीक है, इसमें जो लिखा था कि मुख्य परीक्षा जीएस की तस रहेगी, यानी कि जीएस इसमें ऑब्जेक्टिव होता था और हिंदी का पेपर जो है परंपरागत होता था। बाकी प्री में कोई बदलाव किसी प्रकार का जो है नहीं होगा। प्री में हिंदी ऑब्जेक्टिव और जीएस ऑब्जेक्टिव को मर्ज करके एक पेपर कर दिया गया था। 200 प्रश्नों का ये पेपर होता है जिसमें 140 अंक की 140 प्रश्नों की जीएस होती है और 60 अंकों की हिंदी होती है, सामान्य हिंदी, जिसमें कुल 6 टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस से आप भली भांति परिचित हैं। जो संशोधन की बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है? संशोधन होगा मुख्य परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा का हिंदी तो पहले से ही परंपरागत होता था और इसका जो जीएस का पोर्शन है उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी परंपरागत यानी लिखित परीक्षा कराने की विचार चल रहा है, उस पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है और जल्दी ही शासन के अप्रूवल के लिए उसको भेजा जाएगा। तो अगर हम ये चाहें जानना कि ये किस तरह का पेपर हो सकता है जो जीएस वाला है, तो इसका जो सबसे जेन्युइन एग्जाम्पल है वो है खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी में जिस प्रकार का जीएस का पेपर होता है और मोर और लेस या कह लीजिए कि 100% लगभग ये तय है कि उसी तरह के जीएस का पेपर होगा। यानी ये पीसीएस जैसा नहीं होगा कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 होगा। ठीक है, अगर इतना ही करना था तो फिर पीसीएस का एग्ज़ाम और आरओ के एग्ज़ाम में अंतर क्या रह गया? आरओ को उठा के पीसीएस में ही जो है मर्ज कर देना चाहिए। ठीक है, इसलिए आरओ और पीसीएस में अंतर रहे और जो बदलाव है वो क्या हो सकता है? वो बदलाव यही हो सकता है कि इसका जो पेपर है वो बीईओ के जैसा बनाया जाए मुख्य परीक्षा का, वो भी केवल सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं। बीईओ के लिए भी आज ही बड़ी खबर आई है कि बीईओ में जो बाधा थी शैक्षिक योग्यता के निर्धारण की, वो बिल्कुल उस पर विराम चिन्ह लग गया है, बात ही खत्म हो गई है, फाइनल हो गया है। ठीक है, 231 पदों पर लगभग तैयारी चल रही है और स्पष्ट रूप से ये तय हो गया है कि बीएड के समकक्ष अन्य कोई डिग्री मान्य नहीं होगी। यानी कि आपको बीएड किए हुए होना चाहिए और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बीएड अगर आप होगा तो आप जो है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो लोग बीईओ की तैयारी कर रहे थे, बीच में उनमें ब्रेक लग गया था, ठीक है, वो फिर से तैयार रहें। बीईओ की वैकेंसी भी इसी साल आएगी और बहुत जल्दी ही आएगी, आरओ के जस्ट बाद आ सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया बची है, इसमें भी शासन वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब हम ये समझते हैं कि अगर ये सिलेबस बदलने जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या बदलाव हम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है, जो बीईओ का ये सिलेबस आपके सामने है, मुख्य लिखित परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र बीईओ में होते थे, एक सामान्य अध्ययन, एक सामान्य हिंदी। लगभग जो है वही मामला आपका किसमें है,
समीक्षा अधिकारी में भी हो सकता है। ठीक है, मैं हो सकता ही बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इस बात की कोई 100% ऑथेंटिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसको ये मान के मत बैठ जाइएगा कि जो है ये बिल्कुल 100% सत्य हो गया है। ठीक है, जब बदलाव हो जाएगा, एक बार नियमावली मंजूर हो जाएगी शासन से, तो अपने आप ही पेपर में आ जाएगा आप सभी को, और सभी को सूचना मिल जाएगी। ठीक है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर अब तक ऑब्जेक्टिव होता था, जिसमें 140 अंकों का पेपर होता था, 140 क्वेश्चन होते थे, नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, ये जो है अब परंपरागत पेपर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 140 की जगह ये 200 नंबर का कर दिया जाए, अगर बिल्कुल सिमिलर जैसा बीओ का पेपर है उस तरह का होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है 40 प्रश्न आपसे कुल पूछे जा सकते हैं, और इनका उत्तर आपको पीसीएस मेंस की तरह कॉपी पर लिखना होगा। ठीक है, और जब जीएस का पेपर होगा तो आप हिंदी में भी उसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी आपको मीडियम में छूट मिलेगी। पहले आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में जो हिंदी है वो केवल और केवल हिंदी में ही दी जा सकती है, क्योंकि उसका पेपर ही था जो है हिंदी का। ठीक है, लेकिन जीएस में आपको जो है तो इसमें फ़ायदा किनको होने जा रहा है, जो लोग समीक्षा अधिकारी के साथ साथ पीसीएस की भी तैयारी करते थे, उनके लिए बहुत बड़ा जो है ये फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनको आंसर राइटिंग की जीएस की प्रैक्टिस है, और यहाँ पर जो है बहुत ख़तरनाक टाइप का पैटर्न नहीं है, अभी मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें अगर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हों, तो सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। जो खंड आ होगा उसमें से 10 प्रश्न सामान्य उत्तरीय, यानी उत्तर की शब्द सीमा 125 शब्द की होंगी। ठीक है, इसको हम जो है अलग से यहाँ पर देख लेते हैं। पहले जो है ये बीओ का ही सिलेबस है। ठीक है, अभी हम इसको आरओ का क्यों कहें, जब तक जो है 100% डिसाइड हो जाता है। ठीक है, 3 घंटे में 200 अंक का ये पेपर होगा। ठीक है, और इसमें 40 प्रश्न होंगे। अब ये जो 40 प्रश्न होंगे उसका पाठ्यक्रम जो है इस तरह से होगा, वही जो प्री पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि अलग से होगा, प्री पर ही ये बेस्ड होगा, और इसमें बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन बीओ में नहीं पूछे गए थे। अगर आपको 2019 का पेपर जो है याद होगा उसका मुख्य परीक्षा का, तो ये सामान्य हिंदी का है। ठीक है, सामान्य हिंदी का सिलेबस तो पहले से ही डिसाइड है, उसमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो बात की जा रही, जो इस समय तरह तरह से जो चर्चा में आ रहा है प्रकरण, वो ये आ रहा है कि सामान्य अध्ययन जो है लिखित किया जाएगा, परंपरागत किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का पैटर्न हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसा हमने बताया कि कुल प्रश्न 40 रहेंगे। अब इसमें खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, जो आप कह सकते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो है शब्द सीमा जो होगी 125 शब्द की होगी। ठीक है, अगर आपने आंसर राइटिंग की है तो आप ये भली भांति जानते हैं कि 125 शब्द मतलब लगभग एक पेज का में 1/4 हिस्सा छोड़ दीजिए, उतने में 125 शब्द आराम से आ जाते हैं। आप जो है अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं, दूर दूर लिखते हैं, तो एक पेज का आंसर वो हो जाएगा, 125 शब्द लगभग। ठीक है, खंड बा इसी प्रकार से, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे जिनको हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। तो उत्तरों की शब्द सीमा 50 होगी। ठीक है, 50 का मतलब ये है कि आप एक पेज पर 2 प्रश्न आराम से लिख पाएंगे, 3 भी लिख सकते हैं अगर आप जो है ज़्यादा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। और जो खंड सा होगा इसमें 20 प्रश्न होंगे, यानी खंड आ जो है दीर्घ उत्तरीय में 10, खंड बा में 10, 10 10 20 हो गए, और खंड सा सबसे बढ़िया स्कोरिंग वाला यही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 20 प्रश्न होंगे, और जहाँ पर छोटा लिखना होता है वहाँ पर नंबर कटने की संभावनाएं कम रहती हैं। ठीक है, तो 20 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, और सभी प्रश्न की जो है वो होंगे सीमा वो 25 शब्द होगी। ठीक है, यानी आप एक पेज में 4 प्रश्न आराम से इसमें कर पाएंगे। ये 2 अंक का होगा, तो 2 अंक का होगा, 40 नंबर का यही हो जाएगा।
खंड बा में जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं ये 6 अंक का होगा, तो ये हो जाएंगे 60 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। खंड आ में जो होगा जिसमें 10 प्रश्न होंगे ये 10 नंबर के होंगे, तो ये 100 अंक का हो जाएगा। इस तरह से आप जो है पूरा जब सिस्टम मिलाएंगे तो ये जो है 200 अंक का प्रश्न पत्र हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होगा दीर्घ उत्तरीय होगा, फिर 60 अंक का जो है लघु उत्तरीय होगा, और अति लघु उत्तरीय जो है 60 अंक का होगा, ठीक है। तो ये जो है एक जो है पैटर्न की कल्पना है, ज़रूरी नहीं है कहीं से भी कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही होगा। लेकिन आयोग क्या करता है, आयोग के पास प्रचलित रूप से अगर पहले से कोई किसी परीक्षा का कोई पैटर्न चल रहा होता है तो प्रायः ये देखा गया है कि वो उसी सिलेबस को अगली परीक्षा में अगर बदलाव की ज़रूरत होती है तो लागू करता है। हो सकता है आयोग इसमें जो है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या में कोई अंतर कर दे, लेकिन पता नहीं क्यों जो एक इंट्यूशन होता है, जैसे मेरा जो इंट्यूशन वो कहता है कि ये पैटर्न 100% फॉलो होने जा रहा है अगर कोई बदलाव होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बदलाव होना ही है, मैं कहता हूँ बदलाव होता है तो ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। और मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत जो इंट्यूशन है वो ये कहता है कि यही बीओ वाला जो है प्रश्न पत्र जो है इसमें फॉलो होगा, ठीक है। अब ये जो पाठ्यक्रम का बदलाव होगा, निश्चित रूप से इसको लेके भी बहुत बहस है कि भैया आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जो है आप पाठ्यक्रम को बदलें, जो पाठ्यक्रम चल रहा था उसमें क्या समस्या थी। मेरे हिसाब से भी कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सचिवालय में या समीक्षा अधिकारी कहीं भी पोस्टिंग होती है उसमें क्या जो है देखा जाता है, उसका जो मौलिक काम होता है वो फाइल की ड्राफ्टिंग, नोटिंग इत्यादि जो की समझ और उसकी लेखन की प्रैक्टिस। तो जो हिंदी का सिलेबस पहले से समीक्षा अधिकारी का चल रहा है उसमें पर्याप्त रूप से उसको इस बात का प्रैक्टिस हो जाती है, वो पत्र लेखन सीख जाता है, वो नोटिंग लिखना सीख जाता है, वो हिंदी को भली भांति सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रीलिम्स में 6 टॉपिक पढ़ के आया है, मेंस में 5 टॉपिक पढ़ के आया है, फिर वो मुहावरे लोकोक्तियाँ भी पढ़ रहा है, वाक्य शुद्धिकरण भी पढ़ रहा है, अपठित गद्यांश का संक्षेपण भी कर रहा है, ठीक है, और उसका सार भी लिख रहा है, सारणी रूप लिख रहा है, पत्र लेखन कर रहा है, 3 निबंध लिख रहा है। तो इतना सब कुछ करने के बाद हिंदी लिखने में तो वो वैसे भी एक्सपर्ट हो चुका है, और बाकी जो उसको सामान्य अध्ययन की जानकारी होनी चाहिए तो वो भी उसके पास पूरी है। क्यों? क्योंकि वो जीएस फेस करके आ रहा है प्री परीक्षा में भी, फिर वो मेंस में जो है जीएस फेस कर रहा है। प्री में 140, मेंस में 120 प्रश्न, और अच्छी खासी मेरिट जा रही है, यानी वो ज्ञानवान है, उसको उसकी अच्छी तैयारी है, तभी उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आयोग ने ये निर्णय अगर लिया होगा या सोचा होगा तो अपनी किसी सुविधा के लिए सोचा है, छात्रों की सुविधा के लिए नहीं सोचा है। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि जैसे पीसीएस की कॉपियाँ चेक होती हैं, चूँकि आरओ में भी हिंदी की कॉपी तो चेक होती ही है, तो उसी के साथ जो है उसकी भी कॉपी चेक हो जाएगी, ओएमआर का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। या तो इस परीक्षा को और ज़्यादा टफ बनाने का उनका इरादा है, ठीक है। अब वो उनकी सोच कहाँ तक आती है वो जाने, लेकिन मेरे हिसाब से ये बदलाव अगर हो रहा है तो ये बदलाव कोई बहुत आवश्यक नहीं था जिसकी ज़रूरत है। हालांकि जब बदलाव होगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, और हम शिक्षक हैं तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। तो जो भी बदलाव होगा आपको उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। बदलाव के खिलाफ आप कोई जो है आंदोलन भी नहीं कर सकते, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, कोई विरोध भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसका कोई आपके पास आधार नहीं है, आपके पास कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है उसके पास, ठीक है। और आयोग जो है अपने फैसले जो है बदलाव करता रहता है। तो फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदा ये होगा कि
जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आरओ की तैयारी के लिए एक अलग धारा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीसीएस और आरओ में लगभग जो है बहुत ज़्यादा समानता आ जाएगी, केवल हिंदी वाले पेपर को छोड़ दें। और हिंदी में भी देखिए निबंध तो वहाँ भी लिखते थे, मुहावरे लोकोक्तियाँ वहाँ भी करते थे, बस वहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि हो सकता है, तो मतलब थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा। यानी पीसीएस और आरओ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो जाएगी। और जो पीसीएस के 6 पेपर मेंस में लिख के आ रहा हो, वो आरओ में अगर उसको 40 प्रश्न लिखने हो, जिसमें 10 दीर्घ उत्तरी हैं, 10 लघु उत्तरी हैं और 20 अति लघु उत्तरी हैं, तो उसके लिए तो ये चुटकी बजाने जैसा, बच्चों के खेल जैसा जो है मामला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। आपको भी सबसे अच्छा है जब आपको इतना ही मतलब जीएस पढ़ना है, जीएस को लिखित रूप से करना है, तो क्यों ना आप पीसीएस और आरओ दोनों की तैयारी शुरू कर दें एक साथ जो है। ठीक है, आप वहाँ भी हाथ आजमाइए, यहाँ भी आजमाइए, हो सकता है वहाँ सफलता मिल जाए, वहाँ ना मिले तो यहाँ मिल जाए। ठीक है, वैसे भी पीसीएस वाले बच्चे, पीसीएस वाले अभ्यर्थी आरओ में निश्चित रूप से हाथ आजमाते रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव था तब भी उनके कंट्रोल में था, अब तो सब्जेक्टिव हो गया है तो उनका कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उनके जो चांसेज हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब नुकसान क्या होगा? नुकसान उनका होगा जो परंपरागत रूप से ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई करते हैं। उन्होंने जीएस को कभी सब्जेक्टिव तरीके से सोचा ही नहीं कि हमको जीएस में उत्तर लेखन करना है तो हम कैसे करेंगे। हिंदी का उत्तर लेखन तो उन्होंने मजबूरी में सीख लिया, और हिंदी के उत्तर लेखन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। 8 तरह के पत्र थे, उनका आपको जो है 2-2 फॉर्मेट तैयार कर लेना होता था। मुहावरे लोकोक्तियाँ आपको अच्छे से तैयार कर लेनी होती थी, उनका वाक्य प्रयोग आप कर लेते थे, जो सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति हिंदी में कर सकता है, कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, इसी तरह से अपठित गद्यांश कोई बहुत जो है कठिन नहीं माना जाता था लिखित में, बस उसमें थोड़ा सा आप में रचनात्मकता है, आप समराइज़ करना जानते हैं, आपके पास शब्दों का चयन है, करने का तरीका है, तो आप जो है उसको कर सकते थे। ठीक है, सारणी लेखन में तो कुछ है ही नहीं। पत्र का सारणी लेखन निश्चित 6 कॉलम हैं, उनमें आपको जो है सारी चीज़ें भर देनी है, सारणी लेखन हो गया। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर एक ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाला स्टूडेंट भी था तो वो हिंदी का सब्जेक्टिव तो मजबूरी में अच्छे से तैयार कर लेता था, और निबंध तो आपको पीसीएस में भी देना था, यहाँ भी देना था, तो निबंध तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप तैयार कर सकते हैं, आप में लेखन क्षमता है, आप स्वभूत लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, आप जो है थोड़ा सा रचनात्मक सोच रखने वाले हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं, तो आप में थोड़ा बहुत तो वो होगा, आप लिख सकते हैं। और जिनमें जो है लेखन की क्षमता नहीं थी तो वो क्या करते हैं कि 3 खंड हैं, उसमें कुल मिला के 9 टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स में 3 हर खंड से एक टॉपिक को पे जो है 5-5 निबंध को अच्छे से तैयार कर लेते थे, मतलब रट लेते थे, बाकी पे 2-2 रट लेते थे। और इतना तो किसी का गेस खराब नहीं होता कि वो एक खंड में अगर आपसे जो है 3 निबंध पूछे गए और उसमें आप एक भी ना लिख पाएँ। ठीक है, तो इतना सब कर लेते थे। तो कुल मिलाकर अब तक आरओ मेंस की जो हिंदी थी वो जैसे तैसे तैयार हो जाती थी, और अगर आप हमारे साथ जुड़ गए तो हम तो तैयार करा ही देते थे। इतनी प्रैक्टिस कराते थे, इतनी प्रैक्टिस कराते थे कि आप जो है कितने भी बड़े अंग्रेजी माध्यम वाले हों, आप हिंदी वाले हो जाते थे हमारे साथ। खैर चलिए, वो अपनी बात है। तो भैया इसमें नुकसान तो है ना, नुकसान है। और थोड़ा सा एक नुकसान जो है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो है बहुत खटक रहा है, वो ये है कि 120 क्वेश्चन वाली जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे मेंस में, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आते थे, आप मिलान कर लेते थे, कहते थे कि मैंने 80 क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं और हमको इतने नंबर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, भले उत्तर कुंजी नहीं आती है, लेकिन 99% आपको पता हो जाता था कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, माइनस मार्किंग को हटा के कितने टोटल फाइनली आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ये पेपर दे के आएंगे जिसमें 40 प्रश्न होंगे, मैं बार बार 40 प्रश्न बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डेड श्योर है। ठीक है, मैं किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ अन्य अध्यापकों की तरह।
जो मैंने इधर सुना समझा, कुछ लोगों से बात की, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, इस तरह का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, मामला चल रहा है, शासन के लिए कुछ जो है कार्रवाई चल रही है जिस पर वहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये चीज़ होने वाली है, हो सकती है। तो अगर बीओ का ही एग्जैक्ट सिलेबस फॉलो हो जाता है, अब आप ये 40 क्वेश्चन करके आए, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसका पूर्णांक 200 अंक है, ठीक है। अब आपकी राइटिंग ख़राब है तो आप ये मान लीजिए कि 80-90 पे सिमट जाएंगे। आपकी राइटिंग अच्छी है तो 100 क्रॉस कर जाएंगे, 110 भी आ सकते हैं, 120 भी आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं ख़राब है, आपकी किस्मत ख़राब है, आप बहुत अच्छा लिख के आए हैं, जैसा कि पीसीएस में हम लोग देखते ही हैं। भाई इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे पीसीएस में, मेंस में, जो बहुत अच्छा लिख के आते हैं, सारे प्रश्न हल करते हैं, बढ़िया विधिवत समझा बुझा के, डायग्राम बना के और जो है एक्सप्लेन करके और करके आते हैं। तो पता चलता है कि उनको जो है एथिक्स वाले पेपर में जो है 40 नंबर मिल रहे हैं, 30 नंबर मिल रहे हैं, यूपी जीके में 60 नंबर मिल रहे हैं, 50 नंबर मिल रहे हैं। तो भाई जो मेंस का मार्किंग पैटर्न है ये आज भी अनप्रेडिक्टेबल है और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। आप जब पेपर दे के आएंगे तो आप कभी भी रिजल्ट आने के पहले तक इस बात को कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाएंगे कि मैंने पेपर अच्छा किया है तो मेरे अंक भी अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि मेंस की जो कॉपी चेकिंग है वो एक तरह का जुआ है। आपकी कॉपी किस परीक्षक के पास जाती है, उसका क्या विचार है, वो बायाज्ड है या अनबायाज्ड है, वो हार्ड मार्किंग करता है या सॉफ्ट मार्किंग करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कुल मिलाकर फिर आप कहाँ आ जाएंगे, किस्मत के भरोसे, और वही किस्मत जिस पर अब आपको भरोसा नहीं रह चुका है। इसीलिए मैं इस पैटर्न से, अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी राय ली जाए, हालांकि मेरी राय का कोई माने नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं तो मेरी राय कहाँ तक जाएगी, कौन सुनेगा इसको। तो मेरी राय यह है कि ये जो है नहीं होना चाहिए। आरओ जैसी परीक्षा में ये होने की आवश्यकता नहीं है, और आरओ को पीसीएस ही बनाना है तो आरओ की पोस्टों को पीसीएस में मर्ज कर दो। काहे को ये इतना सारा जो है प्रपंच, भाई जिस साल वैकेंसी होगी उस साल, क्योंकि पीसीएस हर साल आता है, तो पीसीएस में आरओ की पोस्ट जुड़ जाएंगी, जैसे और पोस्टें जुड़ जाती हैं वैसे आरओ जुड़ जाएंगी। जब आरओ का अध्याचन नहीं रहेगा तो पीसीएस में नहीं जुड़ेगा। तो भाई अलग से ये पूरा ये सब खटरम करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैं इसका बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हालांकि विरोध करने की मेरी स्थिति नहीं है, विरोध किससे करेंगे, कौन सुनेगा, ठीक है। जिसको जो करना है वो कर रहा है। आप लोग छात्र हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक टीचर होने के नाते मैं केवल अपनी एक राय रख सकता हूँ कि ये जो मेंस का मार्किंग पैटर्न है ये हमेशा से कि आपको किस्मत के हवाले कर देता है। आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी कॉपी सही हाथों में पड़ गई, आपके अच्छे नंबर आते हैं, और आप कभी नहीं जान पाते हैं क्योंकि आपको कॉपी देखने तक का तो मौका नहीं मिलता है, या मिलता है तो 2 साल बाद मिलता है, तब तक आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। आप परीक्षा से या तो कहीं आप सेलेक्ट हो चुके होते हैं या आप तैयारी ही छोड़ चुके होते हैं। तो कितने लोग कॉपी ही देखने पाते हैं, पहले आप आरटीआई लगाइए, हाथ पैर जोड़िए, तब आप जो है कॉपी देखने को पाएंगे। तो भाई इस तरह का जो बदलाव है अगर ये वास्तव में होने जा रहा है तो पता नहीं क्यों जो है मुझे तो ये नहीं पसंद आ रहा। भाई हो जाएगा तो आप भी स्वीकार करेंगे तो मैं भी स्वीकार कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अंतिम बात ये है कि इस तरह की जो कॉपी चेकिंग होती है, क्योंकि आप हिंदी ही देख लीजिए, हिंदी की जो मेंस की कॉपी चेक होती है, ठीक है, उस उत्तर वैसा ही निबंध लिखते हैं। क्योंकि मेरे पास भाई उसका बहुत अनुभव है, मेरे यहाँ से 75 सिलेक्शन हुए हैं। 75 जब सिलेक्शन हुए हैं तो सोचिए मैंने कितने स्टूडेंट्स को मेंस में पढ़ाया होगा। तो मुझे जैसे इसी बार का बात करें 2023 में मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हर उसमें यानी हर
क्लास टेस्ट में, हर ग्रुप टेस्ट में टॉप 10 में आते थे और उनका जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं था। उनकी राइटिंग देख लीजिए, उनकी लेखनी देख लीजिए, क्या लिखते थे वो देख लीजिए। मैं खुद दांतों तले उंगली दबा लेता था कि भाई मतलब एक जनरेशन ऐसी भी है जो इस तरह का लिख पाती है, हम लोग अपने समय में नहीं लिख पाते थे। ठीक है, तो गाइडेंस भी है, आज संसाधन भी है, चीज़ें सुलभ हैं, हर चीज़ उपलब्ध है, तो आपके पास जो है मटेरियल, कंटेंट और गुणवत्ता सब कुछ है आज के समय में, तो आप लिख लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे आज भी आश्चर्य है। मैं इस चीज़ को आज भी जो है स्वीकार नहीं कर पाया हूँ कि भाई उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये मेंस की जो परीक्षा प्रणाली है, हालांकि लिखित परीक्षा इस एग्ज़ाम की डिमांड है, जैसे पीसीएस में भी डिमांड है, ठीक है, क्योंकि आप अगर जो है प्रशासनिक पदों पे जाते हैं तो लिखा पढ़ी वहाँ होगी, चिट्ठी बनेगी, वहाँ पर नोट शीट बनेगी, आपको नोट शीट पे जो है अनुमति देनी पड़ेगी, स्वीकृति देनी पड़ेगी, नोट शीट की कमियाँ आपको पता होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दक्ष होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि सचिवालय में भी एक एआरओ में भी सिलेक्शन होता है, तो उस जो है अनुसचिव तक जो है उसका प्रमोशन हो जाता है अंततः जाकर, अगर वो सही समय एंट्री पाया है। तो कुछ चीज़ें अनुभव से अपने आप जो है आती रहती। एक पद पे आप 5 साल रहे, 5 पे 5 साल रहे, फिर 10 साल रहे, तो उस तरह से प्रमोशन होते होते वो सारी चीज़ें अनुभव में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बात की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मेंस के पेपर को सब्जेक्टिव बनाया जाए। और इसका दुष्प्रभाव मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे जो है जो बच्चे हैं, जब से ये न्यूज़ आई है कि मेंस भी जो है सब्जेक्टिव हो जाएगा, जीएस सब्जेक्टिव हो जाएगा, तब से वो आरओ की परीक्षा की तैयारी छोड़ रहे हैं, वो बाकी तरफ अपना मूव कर रहे हैं। जो लोग इस दलदल में पहले ही फंस चुके हैं कि अब उनके पास विकल्प ही नहीं है, 2 साल 3 साल पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, तो वो तो भाई करेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन नए बच्चे जो है मुश्किल ही है जो इस तरफ आएंगे वही जो पीसीएस और आरओ दोनों की ही तैयारी करेंगे। ठीक है, तो भाई आप भी अपनी राय रखिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, मैंने अपनी बात कही, जो भी बातें हैं मेरी व्यक्तिगत सोच है। ठीक है, ये किसी संस्था की सोच नहीं है, किसी विद्यार्थी की सोच नहीं है। एज ए टीचर मेरा जो आज तक का अनुभव है जीवन का, वो ये कहता है कि मुख्य परीक्षा में जीएस को सब्जेक्टिव बनाना कोई बहुत जो है अच्छा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जो है जो हमारी किस्मत पे डिपेंडेंसी है वो फिर और ज़्यादा बढ़ने जा रही है। चलिए वीडियो को समाप्त करें। आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे बदलावों के लिए भी हम तैयार हैं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो इसकी भी हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो अलग से कराएंगे ही, उसके लिए कुछ अलग से जो है व्यवस्था करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ अभ्युदय बैच से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। 75+ सिलेक्शन हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, और हमारा जो बैच है बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। अभ्युदय 2 में टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, आपके सामने ये नंबर्स हैं, आप इन पर संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और हिंदी की जो सीरीज़ मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करना मत भूलिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और प्लीज़ वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं तो थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए। आप तमाम टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, अगर उस पर लिंक भेज देंगे तो और लोग का भी भला हो जाएगा। और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये बात मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है
कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।